वेलकम टू माय एस स्टडी सेंटर। प्यारे बच्चों, तो कल हमने आपको ये पढ़ाया था फिजिक्स का में प्रकाश, परावर्तन और इससे संबंधित दर्पण और दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। तो आज इसके बाद है जो दूसरा है कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब है वो किस प्रकार से बनते हैं किरण चित्रों के द्वारा, और इनमें से अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। 2015 में पूछा गया था, ये पूछा था एक कि यदि मतलब बिंब की स्थिति वक्रता केंद्र सी पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, उसकी प्रकृति क्या होगी, साइज क्या होगा। और 2018 में भी पूछा था। तो लेंस और दर्पण में से प्रतिबिंब बनाने के लिए आता है। अब की बार तो नहीं आया था, लेकिन अब की बार आ सकता है। अब की बार नहीं आया नहीं, हर साल आता है। तो इसलिए आपको ये अच्छी तरह से सारणी को याद रखना है और इनके किरण चित्र है वो किस प्रकार से बनते हैं इनको भी ध्यान रखना है। इसी प्रकार से लेंस में भी है। तो लेंस और दर्पण इन दोनों में से ही एक या दो एग्जाम में आएंगे, इसलिए आप इनको अच्छी तरह ध्यान दें। तो देखिए, ये है अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। तो इसमें इस तरीका से ये सारणी दे रखी है। इनमें से पेपर में पूछते हैं बिंब की स्थिति। ये दे दिया कि अगर वस्तु, बिंब माने होती है वस्तु अगर अनंत पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, साइज क्या होगा, उसकी प्रकृति कैसी होगी, ये लिखना होता है। तो इसको आपको ये याद रखना है कि यदि बिंब की स्थिति अनंत पर हो, वस्तु अनंत पर रखी हो, तो प्रतिबिंब दर्पण के उसी ओर बनेगा, एफ पर बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा। और वो कैसा बनेगा, आकार में छोटा बनेगा, बिंदु के आकृति का बनेगा, और वो प्रकृति होगी उसकी वास्तविक और उल्टा। तो ये तीन पोजीशन आपको याद रखनी है। प्रश्न में ये पूछा जाएगा कि अवतल दर्पण में जब बिंब अनंत दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, साइज क्या होगा और प्रकृति क्या होगी। तो ये तुमको याद होगा कि अगर बिंब की स्थिति अनंत पर है तो दर्पण के उसी ओर वो बनेगा जो प्रतिबिंब एफ पर बनेगा। और वो कैसा बनेगा, बिंदु के आकार का बनेगा, छोटा बनेगा, वास्तविक और उसकी प्रकृति होगी वास्तविक एवं उल्टा। तो जैसे मतलब इसको मतलब जो किरण चित्र है तो हम जैसे बनाते हैं, जैसे किरण चित्र इस तरीका से ये है किरण चित्र इसका। तो देखिए, ये अवतल दर्पण है ए और बी, और इसके बीच में ये होता है ध्रुव। यहाँ पे ये मध्य भाग होता है, ये पीछे दर्शाते इसको ध्रुव, और यहाँ से दूरी होती है एफ और यहाँ पे होती है वक्रता केंद्र सी। तो इसको मतलब इस तरीका से जो भी चित्र बनाएंगे हम सभी चित्रों में हमें ऐसे बनाना है। ये अवतल दर्पण की आकृति बनानी है और अवतल दर्पण के बीच में एक लाइन खींचनी है सीधी। इस लाइन में ये जगह होती है, यहाँ पे हमने बताया था, इसको कहते हैं ध्रुव, दर्पण का ध्रुव। दर्पण के मध्य बिंदु को हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। और फिर यहाँ से ये मुख्य फोकस एफ और यहाँ से ये वक्रता केंद्र सी। तो अब देखिए, अब इसके अनुसार चलते हैं। प्रश्न के अनुसार अगर प्रश्न में पूछा गया है कि बिंब की स्थिति अनंत पर हो, तो देखिए अनंत आ गया यहाँ, अनंत इसको माना जाएगा इसको। तो यहाँ से इस दूरी को हम अनंत के रूप में लेते हैं। यहाँ लिख देंगे अनंत पर। वस्तु कहाँ रखी है, अनंत पर। तो यहाँ पे हमने कोई वस्तु रख दी, यहाँ पे मतलब वस्तु को हम रख देते हैं अनंत पर। इस तरीका से ये वस्तु को हमने रख दिया अनंत पर, और यहाँ नाम दे दिया P और Q। तो यहाँ से जो वस्तु है वो जाएगी और कहाँ आपतित होगी, ये दर्पण पर। और दर्पण से टकरा के ये परावर्तन में टकरा करके, और ये कहाँ से गुजरेगी, F से। किससे गुजरेगी, ये F से। इस तरीका से इसमें ये मुख्य फोकस है यहाँ पे, तो इस मुख्य फोकस से गुजरती है। इसी प्रकार हम यहाँ से लेते हैं, तो ये अनंत से जाती है वस्तु, यहाँ अनंत से जाएगी ये भी, और अनंत से जाकर के दर्पण, और दर्पण से फिर मुख्य फोकस पर गुजरती है ये। तो यहाँ से जा कर के और इस बिंदु पर ये मिल जाती है दोनों, तो ये एफ है। तो यहाँ प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के उसी ओर बनेगा, दर्पण है इसके इसी ओर बनेगा और एफ पर। और कैसा बनेगा, बिंदु के आकृति का बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। तो ये पहली पोजीशन में है गई कि यदि मतलब वस्तु है वो अनंत पर स्थित हो, वस्तु कहाँ रखी हो, अनंत पर, तो ये अनंत से प्रकाश की किरणें जाएंगी और जा कर के ये इस दर्पण पर टकराएंगे,
और दर्पण से सीधी ऐप पर गुजरेंगे। ये सीधे इधर, ऐसे इधर से ये जा रही है अनंत से और जाकर के दर्पण पर, फिर दर्पण से सीधी ऐप पर गुजरेंगी। तो जहाँ पर ये दोनों बिंदु काटेंगे वही जो क्या है प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब है वो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और आकार में कैसा होगा, छोटा और बिंदु के आकृति का। तो ये पहली मतलब पोजीशन में चित्र हो गया। दूसरा है जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य स्थित हो। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य स्थित हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के उसी और सी और एफ के बीच, यानी सी और एफ इसके बीच में। तो यहाँ पे इस तरीका से मतलब ये सी है और ये एफ है। तो यहाँ जो प्रतिबिंब बनेगा इसके अनुसार तो देखते हैं कि इसमें इस पोजीशन में जब वस्तु कहाँ रखी हो, यानी सी वक्रता केंद्र और अनंत। तो यहाँ पे ये तो सी है और ये हो गया आपका, इसको बोलेंगे वक्रता केंद्र, और ये हो गया अनंत। तो इसके बीच में यहाँ पर वस्तु को रखते हैं हम। ये वस्तु रखी है मान लो एफ या सी और अनंत के बीच, ये है अनंत, इसके बीच में रखेंगे पी और क्यू को। तो इससे बीच में रखने पर दर्पण के उसी ओर बनेगा सी और एफ के मध्य। तो ये भी मतलब जो बनेगा, यहाँ से ये प्रकाश की किरणें जाएंगी सीधी दर्पण पर और ये गुजरेंगी तो एफ से होकर के ये गुजरेंगी इस तरीका से। और यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा तो ये कहाँ बनेगा, दर्पण के उसी ओर बनेगा, दर्पण के उसी ओर सी और एफ के मध्य। तो सी और एफ के मध्य बनेगा ये। तो इस तरीका से इसमें इस बनाते अपन। तो ये यहाँ से ये प्रकाश की किरणें जाती है सीधी और जा करके और ये इसमें एफ से गुजरती है ये। तो ये एफ से गुजरेंगे, यहाँ से ये गुजर करके और ये एफ और सी के बीच में बनेगा। ये प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, एफ और सी के बीच में। तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब होगा वो छोटा होगा, वस्तु से मतलब कैसा होगा, छोटा होगा। तो यहाँ पे ये प्रतिबिंब बनेगा। तो ये सी और एफ के बीच में बनेगी। तो ये वक्रता केंद्र के मध्य में अगर रखने पर तो जब इसमें अवतल दर्पण बनाते हैं इस तरीका से, ये अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण के मध्य में P और इसके सीधी लाइन खींचते हैं। यहाँ पे हो गया F और यहाँ पे हो गया C, वक्रता केंद्र C और ये हो गया अनंत। तो इस तरीका से इसमें एक सीधी लाइन खींच लेते हैं। अब देखिए यहाँ चलते हम प्रश्न की ओर कि अगर वस्तु कहाँ रखी है, वक्रता केंद्र C पर। तो वक्रता केंद्र C है ये, यहाँ पर वस्तु रखी है, यहाँ पे वस्तु रखी है वक्रता केंद्र पर C पर वस्तु रखी है। तो यहाँ से प्रकाश की किरणें जाएगी सीधी दर्पण पर। कहाँ पे होंगी, दर्पण पर आपतित होंगी। तो इस प्रकार से ये दर्पण पर और दर्पण पर जाकर के ये गुजरेंगी तो F पर। और इसी प्रकार से फिर इधर से भी जो जाकर वस्तु जाएंगी तो ये भी मतलब इसी पे दर्पण पर और ये भी मतलब C पर गुजरेंगे। ये भी मतलब कहाँ गुजरेंगे, C पर। तो इसमें जो बनेगा चित्र तो वो दर्पण के उसी ओर बनेगा, सी पर ही बनेगा। तो ये इस तरीका से इसमें ये बनेगा, वो इसी बनेगा और समान साइज का होगा। ये इसकी साइज होगा वो समान होगा। तो इस प्रकार से इसमें बिंब के आकार के बराबर वस्तु के आकार, जितनी हमने वस्तु ये ली है P और Q, तो इसका भी आकार है वो इसके समान ही होगा। तो ये बिंब के आकार के बराबर बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। तो ये इसको मतलब आपको ये याद रखनी है सारणी में और इसी के अनुसार ही ये बनते हैं। दूसरा, मुख्य फोकस ऐप पर या ये वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के मध्य में अगर रखेंगे वस्तु को, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के मध्य, तो वक्रता केंद्र C और मुख्य फोकस F, इसके बीच में यहाँ पर कोई वस्तु रखते हैं, यहाँ पर रखते हैं तो वो दर्पण के उसी और C और अनंत के मध्य बनेगा। तो वो मतलब जो बनेगा वो C और अनंत, इस अनंत के मध्य बनेगा। तो और कैसा बनेगा वो साइज में, यानी जब हम वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के मध्य में रखते हैं तो C और अनंत के मध्य बनेगा, बिंब से बड़ा बनेगा। उसकी जो आकृति होगी वो इस वस्तु से, इससे मतलब ये साइज में बड़ा बनेगा और वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। इसी प्रकार से ये है 5वां नंबर, मुख्य फोकस ऐप पर। तो जो मुख्य फोकस ऐप पर, ये ऐप है, इस पर अगर बनेगा मतलब बिंब रखा है तो कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, दर्पण के उसी और अनंत पर। तो ये दर्पण
के उसी ओर अनंत पर बनेगा, और वो कैसा बनेगा, बिंब से काफ़ी बड़ा बनेगा। ये भी बड़ा बनेगा, इधर अनंत पर बनेगा वो बड़ा बनेगा, लेकिन जब मुख्य फोकस पर होगा तो वो बिंब से भी काफ़ी बड़ा बनेगा, और वो वास्तविक और उल्टा। और अगली पोजीशन में एफ और दर्पण के ध्रुव के मध्य में स्थित हो तो एफ और पी, तो पी और एफ इसके अगर बीच में रखा है कोई भी बिंब तो वो दर्पण के दूसरी ओर बनेगा। तो ये बनेगा वो दर्पण के दूसरी ओर बनेगा, वो बिंब से बड़ा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। तो इनमें से आपको ये जो मतलब सारणी है ये याद रखनी है, और इसी के अनुसार इसके किरण चित्र है वो आपको बनाए जाएंगे। वक्ता केंद्र के मध्य में है तो उसी ओर बनेगा, सी और एफ के मध्य बनेगा, छोटा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। अगर वो बिंब सी पर रखा है तो वो प्रतिबिंब बनेगा, वो सी पर ही बनेगा, समान साइज का बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। तो ये अवतल दर्पण में जो सारणी दे रखी है ये सारणी आपको रिपीट करनी है। दर्पण के उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग किसमें किया जाता है, सामान्यतः टॉर्च, सर्च लाइट और जो आगे की हेडलाइट होती है उसमें इस अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है शक्तिशाली समांतर किरणपुंज प्राप्त करने के लिए। पहला उपयोग हो गया कि टॉर्च में इसका उपयोग किया जाता है, सर्च लाइट में, और जो मोटरसाइकिल में जो आगे हेडलाइट होती है उसमें भी मतलब समांतर किरणपुंज प्राप्त करने में इसका उपयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। दूसरा उपयोग है दंत चिकित्सा में, जो दांतों के डॉक्टर होते हैं तो दांत के बड़े आकार में देखने के लिए इस अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। तीसरा है ENT, कान नाक गला रोग विशेषज्ञ होते हैं डॉक्टर, तो ये शरीर के अंदर कान या नाक या गले के अंदर देखने में इस अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। चौथा इसका जो उपयोग है कि सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित रखने में भी इस अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ये अवतल दर्पण के 4 उपयोग है कि पहला जो उपयोग है नंबर 1, यह सामान्यतः टॉर्च, सर्च लाइट तथा हेडलाइट में समांतर किरणपुंज प्राप्त करने में तो इसका किया जाता है कि टॉर्च में, सर्च लाइट में और हेडलाइट में भी समांतर किरणपुंज प्राप्त करने में किया जाता है। दूसरा है दंत चिकित्सा में, दंत चिकित्सा में दांतों के जो डॉक्टर है, वो मरीज के दांतों के डॉक्टर मरीज के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने में इसका उपयोग करते हैं। तो जो दंत चिकित्सा में भी इसका उपयोग किया जाता है, यानी दांतों के डॉक्टर है वो मरीज के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने में इस अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तीसरा उपयोग है इसका जो चिकित्सक ENT जो चिकित्सक ENT नाक कान व गले के विशेषज्ञ भी अंदर के भाग को बड़ा देखने में उपयोग अवतल दर्पण का इसका अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। तो ये तीसरा उपयोग हुआ कि जो ENT चिकित्सक होते हैं वो नाक कान गले के विशेषज्ञ
अंदर के भाग को बड़ा देखने में भी इस अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। और नंबर 4 है सेविंग दर्पण के रूप में, सेविंग दर्पण के रूप में, सेविंग दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो सेविंग दर्पणों के रूप में भी जो बड़े बड़े जो दर्पण लगे होते हैं दुकानों में, तो उसमें भी अवतल दर्पण ही होता है और अवतल दर्पण के द्वारा ही हम सेविंग दर्पण के रूप में इसका उपयोग करते हैं। तो ये जो मतलब अवतल दर्पण के उपयोग है कि अवतल दर्पण के क्या उपयोग, कोई से 2 उपयोग ज्ञात करें, मतलब याद करें, तो इनमें से पूछ लेते कोई से 2 उपयोग। अवतल दर्पण के 2 उपयोग लिखिए और उत्तल दर्पण के 2 उपयोग लिखिए। तो अवतल दर्पण के 4 उपयोग है और 4 में से आपको 2 याद रखने हैं कि अवतल दर्पण के क्या उपयोग है। और सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने में 5वां इसका उपयोग है। सौर भट्टियों में, सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को, सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने में, सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने में, तो ये इसका उपयोग किया जाता है। तो ये हो गए अवतल दर्पण के उपयोग। तो अवतल दर्पण के कोई से आपको 2-3 उपयोग याद रखने हैं कि इसका क्या उपयोग है। तो इन में ये अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने में, सेविंग दर्पणों के रूप में किया जाता है, दंत चिकित्सा में भी किया जाता है। दांतों के जो डॉक्टर होते हैं वो मरीज के साइज, दांतों का बड़ा साइज देखने में इसका उपयोग करते हैं। टॉर्च है, सर्च लाइट है, हेड लाइट है, इसमें भी मतलब समांतर किरणपुंज प्राप्त करने में, यानी बड़ा किरणपुंज प्राप्त करने में इसका उपयोग करते हैं। तो ये हो गया अवतल दर्पण के उपयोग। इसके क्या उपयोग है? उत्तल दर्पण का जो नंबर 1 उपयोग है कि जो वाहनों में ड्राइवरी साइड में जो दर्पण लगा होता है वो उत्तल दर्पण ही होता है। तो ड्राइवर पीछे से आने वाले वाहनों को आसानी से देख सके और अपने वाहन को भी आसानी से चला सके। तो ये पहला इसका उपयोग होता है कि उत्तल दर्पण का उपयोग क्या है कि वाहनों में पक्ष दृश्य दर्पण के रूप में। नंबर 1 वाहनों में पक्ष दृश्य दर्पण के रूप में। तो वाहनों में पीछे के दृश्य को देखने के लिए जो ड्राइवरी साइड में जो दर्पण लगा होता है, अर्थात वाहनों में ड्राइवरी साइड में, ड्राइवर की साइड में जो दर्पण लगे होते हैं उनसे ड्राइवर अपने वाहन को सुरक्षित चला सकते हैं। तो ये मतलब पहला इसका उपयोग हो गया उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग क्या है कि जो मतलब ड्राइवर है तो ड्राइवरी के साइड में वाहनों में पक्ष दृश्य दर्पण के रूप में, तब वाहनों में ड्राइवर की साइड में जो दर्पण लगा होता है वो उत्तल दर्पण ही होता है और उनसे ड्राइवर अपने वाहन को सुरक्षित चला सकते हैं। जो बनाई जाती है एटीएम मशीन होती है बैंकों में, तो एटीएम मशीन के पास में एक मतलब उत्तल दर्पण ही होता है जिससे पीछे का जो ग्राहक है वो उसको मतलब देख नहीं सके, वो दिखाई दे जाएगा उसको, मतलब कि मेरे कोई गुप्त नंबर को तो नहीं देख रहा है। तो इसलिए ये जो एटीएम मशीन होती है बैंक में, एटीएम मशीन में इस उत्तल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। तो एटीएम मशीन में उत्तल दर्पण का ही उपयोग होता है, उत्तल दर्पण ही लगा होता है। तो ये दूसरा इसका उपयोग हो गया, एटीएम मशीन में इसका उपयोग किया जाता है वाहन। ये तीसरा उपयोग है स्ट्रीट लाइट में, इसका उपयोग किया जाता है उत्तल दर्पण का उपयोग। इसका उपयोग स्ट्रीट लाइट में
किया जाता है। तो जो स्ट्रीट लाइट लगाते हैं उसमें जो दर्पण लगा होता है, यानी गलियों में जो लाइट लगाई जाती है गांवों में, शहरों में, तो उसमें भी ये दर्पण होता है, वो उत्तल दर्पण होता है। तो स्ट्रीट लाइट में इसका उपयोग किया जाता है उत्तल दर्पण का। तो ये पेपर में क्या अवतल दर्पण के 2 उपयोग लिखिए और उत्तल दर्पण के उपयोग। तो ये आपका हो गया अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के उपयोग। नेक्स्ट वीडियो है दर्पण सूत्र। तो देखो दर्पण